आइए जानते हैं चंद ऐसी स्टेजेस या स्टेप्स जिनको फॉलो करके आपका एडिटिंग का वर्क फ्लो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगा। अगर हम एक छोटे स्केल पे बात करें तो उसमें आपको स्टोरी बोर्डिंग का सारी चीज़ों का आपको पता है कि क्या आप लोगों ने फिल्म किया है, किस तरह से आप लोगों ने शॉट टाइप्स लिए हैं और क्या क्या शॉट की वेरिएशन आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर फिल्म इन्वायरमेंट की बात करें या एक बड़े स्केल की बात करें तो उसमें हर एक का अपना अपना रोल है। एक एडिटर में भी ब्लैंक हो, ना उसको स्टोरी का पता हो, ना उसको शॉर्ट टाइप्स का पता हो और ना ही उसको उन सारी वेरिएशंस का पता हो जब तक उसके पास वो डाटा आ नहीं जाता या वो उसको प्रीव्यू नहीं कर लेता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन इन स्टेजेस को फॉलो करें जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। मैं आपको इनका एक क्विक रिव्यू दे दूँ। सबसे पहले हमारे पास है एक्वायर, उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइज, उसके बाद हमारे पास है प्रीव्यू, सिलेक्ट, असेंबल, एडिट रफ, एडिट फाइन, एडिट फाइनल और उसके बाद फाइनल डिलीवर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्वायर की, तो एक्वायर से मेरी मुराद ये है कि आपके पास किसी भी फॉर्म में डाटा है, आपने उसको अपने एडिटिंग सिस्टम के अंदर लेकर आना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने उसको एक टेप के ऊपर रिकॉर्ड किया है तो उस टेप पे रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसको डिजिटाइज करना पड़ेगा या आप कह लें आपको उसको कैप्चर करना पड़ेगा। उसके लिए में भी आपको कुछ हार्डवेयर भी रिक्वायर हो, एज इन कोई टेप प्लेयर हो या ऐसी कोई पैचिंग भी हो जो कि आपके सिस्टम के साथ उस हार्डवेयर को कनेक्ट कर सके। उसको जब आप डिजिटाइज करेंगे तो बेसिकली वो स्टेप आपका एक्वायर कहलाएगा। आजकल हम लोग जो देखते हैं हमारे पास फिल्मिंग काफ़ी छोटी टेक्नोलॉजी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें छोटी हो गई हैं, कॉम्पैक्ट हो गई हैं। तो जिस तरह से डीएसएलआर्स हैं या आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके भी कैमरास बहुत अच्छे हैं। तो जस्ट अगर डीएसएलआर की बात करें उसमें आपके पास एक छोटा सा कार्ड होता है जिसके ऊपर आपका सारा फिल्म किया हुआ मटेरियल रिकॉर्ड होता रहता है और जस्ट आप उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और आपके लिए वो एडिट पे डायरेक्टली आप उसको एडिट उसको कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको पहले एक पूरे स्टेप से गुजरना पड़ता था। सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेट फ्रेंडली नहीं थे, हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट हुआ करता था। अगर आपने किसी और फॉर्मेट में शूट किया है, किसी और कंप्रेशन में शूट किया है तो उसके बाद आपको उसको कन्वर्ट करके में भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लाना पड़ता था। ब्रॉडकास्ट में इसकी जो भी टर्म यूज़ होती है बेसिकली वो इनजस्टिंग यूज़ होती है, इनजस्ट। सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है ऑर्गेनाइज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एज इन एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा सा मैं आपको इसका अगर कंपैरिजन कराऊं, अगर कुछ लोग काम करते हैं फोटोशॉप पे, एडोबी फोटोशॉप पे, तो जब उसमें आप अपनी पिक्चर्स की एडिटिंग करते हैं तो बेसिकली आपको क्या करना होता है कि आप एक फाइल बनाते हैं और उसके अंदर आप उनको डिफरेंट इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, उनको फर्दर एडिट करते हैं और उसके बाद आपकी वो फाइल जितनी भी आपने चीज़ें उसमें इंपोर्ट की होती हैं वो उस फाइल का एक हिस्सा हो जाती हैं। बैक एंड पे अगर वो फाइल्स आपसे मूव हो गई, डिलीट हो गई या रीनेम हो गई, उस ओरिजिनल फाइल को जिस पे आप काम कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वीडियो एडिटिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बैक एंड पे वो सारा डाटा एज इट इज़ चाहिए होता है जो जो आपने इंपोर्ट करके अपनी टाइमलाइन पर रखा या जिसको आपने एडिट किया। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपके पास ये है कि आपका वर्क फ्लो स्मूथ रहेगा, आपके सॉफ्टवेयर को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कुछ डाटा आपका डेस्कटॉप पे है, कुछ डाउनलोड पर है, कोई एक्सटर्नल ड्राइव पर है। तो आपका सिस्टम भी एज एन सॉफ्टवेयर भी स्मूथ रहेगा। सेकेंडली क्या होता है, खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई सिस्टम क्रैश कर जाता है और अगर आपके पास एक डाटा एक्सटर्नल ड्राइव में सेव है और वो प्रॉपर उन्हीं फोल्डर्स के अंदर है जिस तरह जिन पे आप काम कर रहे थे, तो आप उनको दोबारा भी उसको किसी और सिस्टम में जाके यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल चीज़ों को साइड पे रखें और अपने कंटेंट वाइज हम बात करें तो ऑर्गेनाइज इसलिए भी ज़रूरी है। एक फिल्म इन्वायरमेंट के अंदर जो एडिटर जो ब्लैंक है, जैसे मैंने पहले बताया, उसको नहीं पता, उसके पास एक स्क्रिप्ट होगा, मे बी उसके पास कुछ लॉग्स होंगे और उसके अंदर डिफरेंट सीन्स होंगे उस मटेरियल के अंदर। तो आपको जब पता ही नहीं कि किस चीज़ में क्या है, आप उस लॉग्स के हिसाब से उनको कॉपी करेंगे अपने पास और उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे आप सीन 1 का फ़ोल्डर बनाएँगे, उसके बाद आप सीन 2 का बनाएँगे। अगर सीन्स के अंदर भी फ़र्दर आपके पास डिफरेंट कैमराज़ हैं या डिफरेंट आपके पास कार्ड्स हैं, तो उनको भी आप डिफरेंट डिफरेंट सब फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास प्रीव्यू। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रीव्यू करना शायद टाइम ज़ाया हो जाता है, आप जस्ट फुटेज को पकड़ें और एडिट शुरू कर दें। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रीव्यू बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में उस वक्त आ जाती हैं प्रीव्यू में। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी फाइल एज इट इज़ पूरी फिल्म को प्रीव्यू करना शुरू कर देना है।
मतलब ऑब्वियसली वो बहुत खासा टाइम टेकिंग हो सकता है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। प्रीव्यू का मतलब ये है कि आप जस्ट शॉर्ट टाइप्स, शॉर्ट्स की वेरिएशन, एंगल्स, डिफरेंट फ्रेमिंग, क्या कुछ उसमें मौजूद है, आप उसको एक प्रीव्यू कर लें और आपके माइंड में एक चीज़ आ जाएगी आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एडिटिंग में हो सकती हैं। प्रीव्यू के बाद आपके पास आता है सिलेक्ट। ये काम आप साथ साथ भी कर सकते हैं। सिलेक्ट में आप जो टेक ओके है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको लेबल कर सकते हैं, या आप उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी इंपोर्ट करके कहीं पर रख सकते हैं। तो वो आपका अपना वर्क फ्लो, आपने खुद डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको सूट करता है और आप किस तरीके से उसको सिलेक्ट करना चाहेंगे। सिलेक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है असेंबल। असेंबल में क्या होता है कि आपने सारा डाटा को प्रीव्यू कर लिया, आपने जो ओके टेक्स थी उनको सिलेक्ट कर लिया और उन सिलेक्शन के बाद आपने उसको असेंबल करना शुरू किया इस तरह से कि आपने उसका प्रॉपर इन पॉइंट और आउट पॉइंट सिलेक्ट किया और साथ साथ आप उनको अपने सीक्वेंस में रखते गए या टाइमलाइन पर रखते गए जिसमें आपके पास सिर्फ ओके टेक्स हैं और उन ओके टेक्स के अंदर से भी वो मटेरियल है जो बिल्कुल आप एडिट में यूज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। याद रखें, अभी हम इसको कट नहीं कर रहे, हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे, हम एडिट नहीं कर रहे, जस्ट हम उन टेक्स के बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट पॉसिबिलिटीज सिलेक्ट कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं उनको अपने पास टाइमलाइन पे। असेंबल के बाद आप जाते हैं रफ एडिट पे। अपने रफ एडिट क्यों, डायरेक्ट फाइनल पे क्यों नहीं जाते, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि रफ एडिट के दो फायदे मैं आपको इसमें बता सकता हूं हो सकते हैं। एक तो ये है कि सारा जो भी आपका नैरेटिव है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो फिल्म प्लान हुई है, तो आपके पास उसकी एक शक्ल, उसका एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। अब उस स्ट्रक्चर से आपको फायदा ये होता है, अगर कोई चीज़ उसमें मिसिंग है, अगर कोई और चीज़ ऐड हो सकती है या और कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई वीएफएक्स है या किसी और चीज़ पे जिस पे काम हो सकता है, तो आपको वहीं पर ही उसको आप रेडी करके एक्सपोर्ट करके दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आप रफ कट बना के, उसका रफ एडिट बना के उसको एक प्रीव्यू करा सकते हैं ताकि आपको इसी स्टेज पे पता लग जाए कि आपका एडिट ठीक जा रहा है, उसकी फील्ड ठीक जा रही है और जिस पेस में, जिस स्टाइल में, जिस तरह से उसको चाहिए वो सही जा रहा है कि नहीं। ना कि आपने उसको सारा फाइनल कर लिया हो जिसमें खासा टाइम लगता है और उस फाइनल के बाद उनको बिल्कुल टोटली अपोजिट चीज़ चाहिए हो, जिस तरह आपने एडिट किया उस तरह से शायद में भी ना चाहिए हो। तो बेहतर ये होता है कि आप उनको उसी वक्त प्रीव्यू करा लें। रफ के बाद हम लोग जाते हैं अपने फाइन एडिट में। फाइन एडिट में आपके पास ऑडियो, अगर कोई आपने डब की है या आपने कुछ रिप्लेस किया है, आपने कोई म्यूज़िक कराया था उसका, आपने म्यूज़िक लगाया है, आपने उसको बैलेंस कर लिया है म्यूज़िक को, और इसके साथ साथ अगर कोई भी इसमें इस तरह का काम है जिसमें कोई कलर करेक्शन रिक्वायर है, आपने कोई स्पेसिफिक लुक बनानी है उसकी, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो वो आप सारा अपना फाइन में कर लेते हैं और इसके बाद आपके पास एडिट फाइनल है और उसके अंदर आपके पास इस वक्त सब कुछ, आपकी पिक्चर लॉक है, आपका साउंड जगह पर है, आपका साउंड बैलेंस है। अगर आपने उसमें कोई साउंड इफेक्ट्स बाहर से ऐड किए हैं तो वो अपनी जगहों पर हैं, उनकी लेवलिंग इतनी हुई हुई है जो कि ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, और कलर ग्रेडिंग बिल्कुल बैलेंस है, लुक उसकी बनी हुई है। आपने कुछ इसमें ग्राफिकल एलिमेंट्स डालने हैं, एज इन कोई लोगोस डालने हैं, आपने कोई नेम बैंड्स डालने हैं, नेम सुपर्स डालने हैं जो नीचे नाम लिखे आते हैं, या आपने कुछ भी उसमें सब टाइटल्स हो सकते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर हैं, तो वो बिल्कुल सब कुछ हो चुका है और अब वो फिल्म रेडी है एक्सपोर्ट के लिए। और इस प्रोसेस को हम फॉर्मली कह सकते हैं डिलीवर। तो डिलीवर में बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने उस सारी फाइल को, उस सारी टाइमलाइन को एक्सपोर्ट कर देना है, रेंडर कर देना है इस फॉर्मेट में जिसमें आपको, आपके क्लाइंट को रिक्वायर है। मिसाल के तौर पे अगर वो ब्रॉडकास्ट होनी है टीवी पे, उनकी कुछ अपनी टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं, उनके कुछ अपने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, ऑडियो के भी, वीडियो के भी। अगर आपने उसको जस्ट पब्लिश ही करना है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी मीडियम पे, तो उनकी कुछ अपनी डायमेंशंस, कुछ अपनी एक्सपेक्ट रेशियोज, कुछ और टेक्निकलिटीज़, फॉर्मेट्स हो सकते हैं। और डिजिटल मीडिया पे सबसे ज़्यादा आपको साइज़ की भी लिमिटेशंस होती है, तो आपको फिर उनकी कंप्रेशंस करने पड़ते हैं। तो इस तरह का कोई भी डिफरेंट वर्जन आपको जब डिलीवर करना हो तो आप उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करके, अलग अलग एक्सपोर्ट करके उसको रेडी कर देते हैं ताकि वो डिफरेंट जगह पर डिलीवर हो सके। तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ एडिटिंग।